आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। जब शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो शेयर्स पे कंपनी क्या पे करती है? प्रॉफिट, ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं उसको, ठीक है। वो अमाउंट जो प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को पे की जाती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो शेयर्स पे क्या पे करते हैं हम शेयर होल्डर्स को? प्रॉफिट। अब डिबेंचर्स में क्या होता है? जब कंपनी को लोन की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स की, ठीक है, तो कंपनी क्या इशू करती है? डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। अब डिबेंचर जो होता है ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, ठीक है। डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को क्या पे किया जाता है? प्रॉफिट, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। और जिनके पास डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। और डिबेंचर्स पे कंपनी क्या पे करती है? इंटरेस्ट। दैट मीन्स कि जब कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन्स की जरूरत होती है, ठीक है, कंपनी के लिए, तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है, ठीक है। और डिबेंचर्स पे क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट, ठीक है। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो ये डिसाइड किया जाता है, ये लिखा होता है कि डिबेंचर पे किस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो भी डिबेंचर को परचेज करेगा, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के, जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको प्रॉफिट तब पे किया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो, ठीक है। अब कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है तो शेयर होल्डर्स को कुछ भी पे नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट हर सूरत में पे करना होता है, ठीक है। अब डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डेट्स होती है कि वो हाफ ईयरली पे करना है या एनुअली पे करना है, ठीक है। अब कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट हर सूरत में कंपनी को क्या करना होता है? पे करना होता है, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में फर्क क्या है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, जिनको कंपनी ने हर हाल में पे करना होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी ने लोन लिया होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट मैंने बताया आपको कि कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो हर सूरत में क्या करना होता है? पे करना होता है, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर्स को हम बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और टीएफसीएस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ एक कूपन अटैच होता है डिबेंचर के साथ, ठीक है, जिसपे मेंशन होता है कि इंटरेस्ट कब और कितना पे करना है, ठीक है। अब कंपनी की हमेशा कोशिश होती है कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो इशू किया जाए शेयर्स की शेयर्स के मुकाबले में, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है? जो डिबेंचर होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस जो होता है वो माइनस कर लिया जाता है, ठीक है। इसकी मैं आपको भी एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें डिबेंचर्स को। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ठीक है। वो वोटिंग के जरिए कंपनी की मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं कि कंपनी को रन किसने करना है, ठीक है। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। ये लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी की मैनेजमेंट क्या होगी और किसने बिजनेस को रन करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो डिबेंचर्स को क्यों प्रेफर करती है, ठीक है, शेयर्स के मुकाबले में। ये हेडिंग देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाई कंपनीज प्रेफर टू डिबेंचर इशू, ठीक है। कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है? हम एज्यूम करते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि अगर हमने शेयर इशू किए हैं, ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है, एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये एज्यूम किया हमने, ये आप लोग इससे पहले ये पैराग्राफ जो है वो रीड कर लेना, ठीक है। जो एनुअल अर्निंग है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले, इफ शेयर्स आर इशू, अगर शेयर इशू किए हुए हैं तो कितनी है जी एनुअल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? 12 लाख। इफ 10% डिबेंचर्स आर इशूड तो फिर भी एनुअल अर्निंग कितनी है? 12 लाख। अब ये 10% जो है डिबेंचर का रेट, इंटरेस्ट रेट है, यानी कि ये आपको मेंशन होगा, ठीक है। अगर इसके साथ 12% लिखा होता, 12% डिबेंचर, तो इसका मतलब है कि आपने, कंपनी ने डिबेंचर पे 12% इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, ठीक है। तो ये 10% इंटरेस्ट का रेट है, ये साथ लिखा होगा जब भी आप डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर,
आप देखिए डिबेंचर पे इंटरेस्ट किस रेट से है, 10% से, ठीक है। अब 25 लाख पे 10% रेट जब अप्लाई किया, ठीक है, लेट सपोज 25 लाख के जो है वो डिबेंचर इशू किए हुए हैं। अब इन पे डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10% के हिसाब से कितना बनता है, 250,000, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ गई देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को देखें हम माइनस कर रहे हैं एनुअल अर्निंग में से एज एन एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट जब हम पे करते हैं डिबेंचर पे तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है। इसको हम माइनस कर रहे हैं एनुअल अर्निंग में से, ठीक है। तो आगे आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स, देखिए 12 लाख है, अगर शेयर इशू किए हैं 9,50,000 होगी अगर डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। उसके बाद लेस करें जी इनकम टैक्स, एज्यूम जी 40% रेट है इनकम टैक्स रेट, ठीक है। अब इनकम टैक्स रेट आप अप्लाई करें, 12 लाख पे आप लें 40%, ठीक है। तो ये आ गया 4,80,000, 9,50,000 पे लें आप 40%, तो ये आ जाएगा 3,80,000, ठीक है। ये माइनस किया तो आपके पास नेट इनकम आ गई। देखिए जब शेयर इशू किए हैं तो 7,20,000 है, जब डिबेंचर इशू किए हैं तो 5,70,000 है। लास्ट में देखिए जी नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 60,000 है अगर शेयर इशू किए हैं, अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो 35,000 शेयर हैं। अब अर्निंग पर शेयर कितनी कैसे आएगी, 7,20,000 को डिवाइड करें 60,000 शेयर्स पे, तो आपकी अर्निंग पर शेयर आ गई 12। उसके बाद दूसरी तरफ देखें, अगर हमने डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो ऑब्वियसली शेयर्स की जो तादाद है वो कम होगी, ठीक है। तो 5,70,000 जो नेट इनकम है उसको डिवाइड करें 35,000 शेयर्स पे, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, 16.29। अब देखिए कि कंपनी प्रेफर क्यों करती है डिबेंचर इशू करने को, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो होती है वो ज्यादा आती है, ठीक है। ये रीजन है कि कंपनी जो है वो प्रेफर करती है कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत हो, ठीक है, फाइनेंसिंग करनी हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए कोशिश होती है कंपनी की कि वो डिबेंचर इशू करे, क्योंकि डिबेंचर जब इशू किए जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर शेयर इशू किए जाए तो अर्निंग पर शेयर क्या होती है, कम होती है। ये आप लोगों ने एग्जांपल में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं जी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिबेंचर्स। देयर आर 3 स्टेजेस रिलेटिंग टू डिबेंचर्स रिगार्डिंग देयर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। नंबर 1, सबसे पहले आप डिबेंचर को इशू करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर देयर रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब है वापसी। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो कुछ अरसे के लिए डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, 10 साल के अरसे के लिए या 20 साल के अरसे के लिए, ठीक है। और उतने अरसे के बाद कंपनी ने डिबेंचर की जो अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट, वो वापस करनी होती है जिन्होंने डिबेंचर्स बाय किए होते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज अगर मैंने 1 लाख के डिबेंचर बाय किए हैं, ठीक है, 1 लाख कंपनी को पे किया, 10 साल के लिए मैंने बाय किया, ठीक है। 10 साल बाद डिसाइड हुआ जी डिबेंचर कंपनी को वापस करने हैं। अब 10 साल बाद क्या होगा, कंपनी 1 लाख रुपया मुझे वापस करेगी डिबेंचर का, ठीक है। तो उन 10 सालों में जो इंटरेस्ट मैंने लिया है डिबेंचर पे वो सेपरेट है, ठीक है, वो कंपनी का एक्सपेंस है। लेकिन जो डिबेंचर की रियल अमाउंट होती है वो कंपनी ने वापस करनी होती है, ये लोन है डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सेकंड जो पॉइंट था, क्रिएट प्रोविजन। आप यानी कि कुछ रिजर्व्स, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रखते हैं जब आपने डिबेंचर्स को वापस करना होता है, जाहिर है आपने पैसे वापस करने होते हैं लोगों को, ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं, प्रोविजन रखते हैं यानी कि रिजर्व रखते हैं प्रॉफिट्स में से, ठीक है। नंबर 3 है जी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मैंने आपको मतलब बता दिया कि डिबेंचर्स की वापसी, रिडम्पशन का मतलब है वापस करना डिबेंचर्स को, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो जब इशू किए जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट है फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बी है जी फ्रॉम कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये हम स्टडी करेंगे आगे जाके, अभी आप सिर्फ इसको रीड कर लें। अच्छा, फ्रॉम कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, नंबर 1 फॉर कैश, ठीक है, या तो आप कैश लेंगे, ठीक है, इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, या आप एसेट लेंगे, ठीक है, तो आप डिबेंचर इशू कर देंगे। और इशूड एज ए कोलाटेरल सिक्योरिटी। कोलाटेरल सिक्योरिटी जो है इसका मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो बैंक अगर इनसिक्योरिटी फील करा तो आप बैंक को एज ए एडिशनल सिक्योरिटी डिबेंचर्स भी दे देंगे साथ में, ठीक है, कि आपने बैंक से लोन लिया है,
सिक्योरिटी के तौर पे, एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे आप बैंक को क्या करेंगे, डिबेंचर दे देंगे साथ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कोलाटेरल सिक्योरिटी, ये भी हम आगे करेंगे। उसके बाद है जी डिबेंचर इशूड फॉर कैश। अब डिबेंचर्स जो है देखें इशू किए जाएंगे पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। जैसे आप लोगों ने शेयर्स की एंट्रीज की हैं वैसे ही डिबेंचर्स की एंट्रीज होंगी, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या होगा कि शेयर कैपिटल की जगह आप डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या है जी, जब आप डिबेंचर इशू करेंगे एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और डिबेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी बना ली आपने, क्रेडिटर। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर आएगा फेस वैल्यू से, जैसे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से आता है, ठीक है। और प्रीमियम आपको पता है इनकम है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहां पे आएगी, क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद लास्ट जी इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, वही एंट्री करेंगे आप जो शेयर में करते थे, डिस्काउंट में जब इशू करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट एज एन एक्सपेंस और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट फेस वैल्यू से। इसको आप लोग रीड करें अच्छी तरह, अंडरस्टैंड करें, फिर हम लोग इसके बाद फर्दर जो है वो स्टार्ट करें।